हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन। तो व्हाट इज मोशन बच्चों? तो मोशन को डिफाइन करते हैं अ कंटिन्यूअस change of position with respect to इस तरह करिए, ए कंटिन्यूस चेंज ऑफ पोजीशन of an object with respect to another object with time is called motion. A continuous change of position of an object with respect to another object with time is called motion. तो जो मोशन है वो रिलेटिव होता है। जब तक हम एक को रेस्ट में नहीं मानेंगे तब तक दूसरे का मोशन पता नहीं चलेगा। हमें एक को पहले रेस्ट में मानना पड़ेगा। तो कंपैरिजन है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इसका कंपैरिजन होता है कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की चेंज ऑफ पोजीशन कितनी है, क्या है। ठीक है, जैसे हम रेलगाड़ी में चल हम रहे होते हैं, खंबे ट्रीज ये पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं और हम कहते हैं ये पेड़ गया, ये खंबा गया, ये टावर गया। वो नहीं गए, हम जा रहे हैं। कह क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने अपने आप को रेस्ट में मान लिया। हमने अपने आप को रेस्ट में मान लिया तो दूसरी चीज़ हमें चलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एक्चुअल क्या है कि वो स्टेबल है, हम चल रहे हैं। ऐसे ही स्टेशन आने वाला है, स्टेशन नहीं आने वाला, हम जाने वाले हैं। और कह क्यों रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को रेस्ट में मानकर बोल रहे हैं। जब हमने अपने आप को रेस्ट में मान लिया तो दूसरी चीज़ आएगी, वो मूविंग में हो जाएगी। तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरी को देखा जाता है कि उसका चेंज ऑफ पोजीशन समय के अनुसार कितना है। क्लियर हो गई होगी बात। अब पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? वैसे तो मोशन बहुत तरह के होते हैं, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन, ब्रायोनियन मोशन, जिगजैग मोशन, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, बहुत सारे मोशन हैं। लेकिन क्लास 9th में दो तरह से ही पढ़ेंगे मोशन को, एक यूनिफॉर्म टाइप में और एक नॉन यूनिफॉर्म टाइप में। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है इसके बारे में जानकारी करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time is called uniform motion. अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो हम कहेंगे ये
यूनिफॉर्म मोशन है इसका। अब यूनिफॉर्म मोशन कैसे, जैसे 1 किलोमीटर कवर किया उसने 1 आवर, 40 किलोमीटर कवर किया उसने 1 आवर में, 80 किलोमीटर कवर किया 2 आवर में, 120 किलोमीटर कवर किया 3 आवर में। वेलोसिटी देखिए तो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होगा 40/1 इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। इसका देखिए इसका आएगा 80/2 40 किलोमीटर पर आवर। इसका देखिए 120/3 40 किलोमीटर पर आवर। हमने देखा कि सबकी वेलोसिटी सेम है, यानी मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए बच्चों ग्राफ बनता है ये, स्ट्रेट लाइन आती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन की जो लाइन आएगी वो ग्राफ में स्ट्रेट होगी या सेंटर से स्ट्रेट होगी। ये दोनों ही यूनिफॉर्म मोशन की लाइन है। ये कोई एक ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गई बात। अब पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों, इफ एन ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal interval of time is called non-uniform motion। अगर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म। जैसे 40 किलोमीटर कवर किया 1 आवर में, फिर दोबारा मोशन शुरू किया, फिर गाड़ी चली तो फिर 40 किलोमीटर कवर किया 1.5 आवर में, फिर चली तो 40 किलोमीटर फिर चली, तो अब ये डिस्टेंस कवर किया उसने 2 आवर में। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग डिस्टेंस सेम है, टाइम अलग अलग है, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या ये कहें पहले तो फर्स्ट आवर में चली गाड़ी, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 1 आवर में, फर्स्ट 1 आवर में चली 30 किलोमीटर, फिर सेकंड 1 आवर चलाई, 1 घंटे फिर चलाई तो अब चली 40 किलोमीटर, फिर उसके बाद फिर 1 आवर में उसने कवर किया 60 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, या डिस्टेंस सेम है टाइम अलग अलग है। तो ये दोनों ही कंडीशन कैसी हो गई, ये हो गई नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि गाड़ी की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो एक जैसी नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ बनेगा ऐसे हो सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है। तो ये सब ग्राफ हो गए नॉन यूनिफॉर्म मोशन के।
ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में या वेलोसिटी चेंज हो रही है या स्पीड चेंज हो रही है, तो वहाँ पर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन में एक ग्राफ बनता है, वो भी स्ट्रेट लाइन। क्लियर। अभी हमने दो वर्ड यूज किए, स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है वो देखते हैं। हेडिंग डालते हैं स्पीड। स्पीड, स्पीड क्या है? स्पीड इज डिफाइंड एज द distance covered in given time। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड, यानी स्पीड इक्वल टू हो गया डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है स्पीड। क्लियर। दूसरा टर्म हमने यूज किया था वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज द स्पीड, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट moving in a definite direction। definite direction, किसी डेफिनेट डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट की जो स्पीड मेजर की जा रही है उसको वेलोसिटी कहेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहां पर भी दो टर्म आ गए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होते हैं ये समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो अगर ये 10 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 10 और ये 8 है मीटर में ले रहे हैं, तो ये टोटल पाथ कवर्ड डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड। टोटल पाथ कवर्ड है वो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इसका क्या हुआ? 10 + 5 + 10 + 2 + 5 + 8, तो 10, 15, 25, 30, 40, तो ये हो गया 40 मीटर। तो जो टोटल पाथ कवर्ड है उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस ये इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है?
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन स्ट्रेट लाइन between initial and final point। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, यूं जा रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे मूव किया। अब ये इनिशियल पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट ये हो गया, ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रेट लाइन में ये होगा डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के स्ट्रेट लाइन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। ये स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? ऐसे ही स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। डेफिनेशन क्या थी वेलोसिटी की? वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ए डेफिनिट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये स्पीड पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, डिस्टेंस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, डिस्टेंस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन is defined as the rate of change of velocity। यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू, एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करेंगे? ए से। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज कैसे होगा कि फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी रेट का मतलब है अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी को हम v से करते हैं डिनोट, इनिशियल को u से करते हैं और टाइम को करते हैं t से, और ये होता है एक्सेलरेशन।
ए। ये क्या होता है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तो जानते हो, जैसे गाड़ी चलाते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, तेज़ गाड़ी चलती है, एक्सीलरेशन पैडल को छोड़ देते हैं तो उसका एक्सीलरेशन धीरे धीरे कम होता जाता है, फिर गाड़ी रुक जाती है। जैसे ही एक्सीलरेट करेंगे, पैर से दबाएंगे एक्सीलरेटर को, तो कार बस तेज़ी से दौड़ती हैं। ऐसे ही मोटरसाइकिल में राइट हैंड पर एक्सीलरेटर होता है, उसे घुमाते हैं, गाड़ी तेज़ चलने लगती है, तो वो होता है एक्सीलरेटर, उससे ही एक्सीलरेट होती है। तो एक्सीलरेशन भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सीलरेशन वो है जहाँ गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, और नेगेटिव वो हुआ जहाँ वेलोसिटी घट रही होती है, एक्सीलरेशन नहीं हो रहा होता है, ब्रेक लगाते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। इसको कहते हैं रिटार्डेशन ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के घटने को क्या कहते हैं? डिक्रीज होने को रिटार्डेशन ऑफ एक्सीलरेशन। अब बच्चों पढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो बच्चों न्यूटन ने 3 इक्वेशन दी, वो हैं v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as। तो 3 ये इक्वेशन दी न्यूटन ने मोशन की, इनको लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। लीनियर इक्वेशन कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो मोशन हो रहा है वो लीनियर मोशन को मान करके सारी इक्वेशन बनाई गई है। लीनियर मोशन को कंसीडर करके ये सारी इक्वेशन हैं, इसलिए इनको कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट ग्राफिकल मेथड से। तो शुरू करते हैं, हम ड्राइव करेंगे v = u + at को, इसको हम ड्राइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। तो सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो ये तो बन गया ग्राफ, और ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन लीनियर इक्वेशन में। तो यहाँ वेलोसिटी है और ये आपका टाइम है। कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी a से b हो रही है, ये o है और यहाँ टाइम t है, ठीक है। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, ao। अब इसको पूरा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। देखो ऐसे ये कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये कंस्ट्रक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट a की वेलोसिटी a से b हो रही है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? ये हो गया a, b, ये c और ये d। अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आपकी v है, और वेलोसिटी u से v हो रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई? अब देखो हम यहाँ पर इसके देखते हैं कि इसमें OA क्या है। OA है आपका u, यानी इनिशियल वेलोसिटी। BC क्या है? v, फाइनल वेलोसिटी। और OC क्या है? t, टाइम। इतने टाइम में इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब BD क्या है?
बी डी कैसे निकालेंगे? तो बी डी निकालने का तरीका है बी सी माइनस सी डी, बी सी माइनस सी डी। ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी, अब इसे एक्सेलरेशन से देंगे क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इस इक्वेशन को हम एक्सेलरेशन से ड्राइव करेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है? यानी बी सी माइनस सी डी। टाइम क्या है? ओ सी। एक्सेलरेशन क्या है? ए। ठीक है। अब हम देखते हैं बी सी क्या था यहाँ पर? वी। सी डी क्या है? सी डी। तो ओ ए, यहाँ देखिए ओ ए ये सी डी के बराबर इक्वल है, सी डी और ओ ए दोनों इक्वल हैं, तो ओ ए इक्वल टू सी डी हो जाएगा। और जो सी डी है वो क्या हो गया? यू। तो ये हो गया सी डी यू के इक्वल। और ओ सी क्या है हमारा? टी। ये क्या है? ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो v माइनस यू इक्वल टू हो गया 80, तो v इक्वल टू हो गया u प्लस 80। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का। क्लियर? अब हम करते हैं सेकंड फॉर्मूला ड्राइव, यानी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को, इसको ड्राइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से। इक्वेशन हम वही लेते हैं, ग्राफ वही बनाते हैं पहले की तरह। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का हो गया। ए बी कंस्ट्रक्ट करिए इसको। ये आपका टी है, यहाँ वेलोसिटी है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी? ओ ए इक्वल टू सी डी इक्वल टू यू, आपको पता ही है। बी सी क्या है? वी है, फाइनल वेलोसिटी है। और बी डी क्या है? बी सी माइनस सी डी इक्वल टू वी माइनस यू। ओ सी क्या है? ये आपका टी है, ये तो ग्राफ में ही गिवन है। अब देखते हैं, हमें डिस्टेंस निकालना है और न्यूटन ने बताया था कि इस तरह के ग्राफ में अगर डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस होता है ये ग्राफ का जितना भी एरिया है, जो ग्राफ का एरिया है ये पूरा एरिया डिस्टेंस शो करता है। पूरा एरिया क्या है? डिस्टेंस शो करेगा। तो एरिया इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ शेडेड ग्राफ। ग्राफ का जो शेडेड एरिया है वो आपका होगा टोटल एरिया। तो इसका एरिया निकालिए। एरिया हम, यानी एरिया नमत लिखिए, इसको डिस्टेंस कहिए। डिस्टेंस इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ शेडेड ग्राफ। डिस्टेंस क्या है? s। तो s इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ
ABD, ट्राइंगल ADB। एरिया ऑफ OADC क्या होगा, यानी OA इंटू OC प्लस ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट AD इंटू BD। क्लियर। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू क्या है, OA क्या है आपका U, और OC क्या है T, प्लस हाफ AD क्या है ADT है, इंटू BD क्या है V माइनस U। BD आपकी क्या है V माइनस U। अब ये तो हो गया UT प्लस हाफ इंटू T, और V माइनस U बराबर होता है AT के। ठीक है, V इक्वल टू U प्लस AT होता है, तो V माइनस U इक्वल टू हो गया AT। क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर S इक्वल टू, ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन डिराइव। क्लियर हो गई बात। तो सारे वेरिएबल को पता है, S डिस्टेंस है, U इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम, और A एक्सेलरेशन और T टाइम है। तो ये सेकंड इक्वेशन डिराइव हो गई। अब करते हैं थर्ड इक्वेशन डिराइव। यानी V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, S इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A, ऐसे लिख सकते हैं। कर लो। अब यहाँ पर भी डिस्टेंस है। अब देखिए ग्राफ बनाइए, ग्राफ वैसे ही बनेगा, A B C D O। तो यहाँ टाइम है, ये वेलोसिटी है आपकी। ठीक है। अब वो वही है, OA क्या है CD इक्वल टू U, BC V है, और BD क्या है आपकी BC माइनस CD इक्वल टू V माइनस U। OC क्या है टाइम। ठीक है। अब क्या है कि जो इस तरह की इक्वेशन निकालते हैं, अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू टोटल अंडरग्राफ, जो वेलोसिटी है उसके नीचे जो भी एरिया आ रहा है वो टोटल एरिया डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू होगा एरिया ऑफ शेडेड ग्राफ। जो हमने शेडो बनाई है उसका टोटल एरिया। अब डिस्टेंस S हो गई। अब शेडेड एरिया, हम ये देखो इसका ट्रेपेजियम बन गया, और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया OA प्लस BC इनटू हाइट, हाइट हो गया OC। तो ये हो गया शेडेड ग्राफ का फॉर्मूला। अब देखिए इसमें वैल्यू रख दीजिए, हाफ OA क्या होगा, OA U है, BC क्या है सम ऑफ पैरेलल साइड, तो BC आपका वही है, इनटू OC क्या है T है, ये है S। लेकिन हमारे इक्वेशन में T तो कहीं है ही नहीं, तो T का
टी को सब्सटीट्यूट करेंगे तो टी इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन ए। फर्स्ट इक्वेशन से इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ, हाफ, तो इसको u प्लस वी लिखें या v प्लस यू लिखें एक ही बात है, इनटू v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, करिए तो देखो ये आइडेंटिटी बन गई, v प्लस यू v माइनस यू, तो ये तो हो गया हाफ, ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, ये है आपका s। ठीक है, आइडेंटिटी तो जानते हो मैथ में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होता है, वी प्लस यू प्लस वी माइनस यू, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू s। तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as और वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन आपकी ड्राइव्ड। क्लियर? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? अब सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ये है डेफिनेशन। क्या कहती है सेंट्रीपिटल फोर्स? द फोर्स दैट इज नेसेसरी टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए कर्व्ड पाथ दैट इज डायरेक्टेड इनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। वह फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को कर्व्ड पाथ में मूव कराने के लिए ज़रूरी होती है, जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है। किसकी सेंटर की तरफ? जिसके चारों ओर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। ये ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, इसके जो फोर्स है वो किस तरफ होगी? सेंटर की तरफ। जो फोर्स लगती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही इस ऑब्जेक्ट को कर्व पाथ पर मूव कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है बच्चों ये। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हुई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डिफाइंड एज द apparent force that is felt by an object moving in a curved path that acts outwardly away from center। सेंट्रीपिटल फोर्स तो इनवर्ड लगती है सेंटर से, और सेंटर से बाहर की तरफ जो फोर्स लगती है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करते हैं, जो कि फेल्ट की जाती है, जो महसूस होती है, जो चारों ओर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसको जो फील होती है फोर्स, वो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये फेल्ट की जाती है ऑब्जेक्ट के द्वारा जो मूव कर रहा है किसी के चारों ओर, और सेंट्रीपिटल फोर्स वो है जो सेंटर की तरफ लगती है, जो उसे कर्व पाथ में घुमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर? कुछ ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं और समझ लेते हैं लास्ट में कि किस तरह के ग्राफ इस चैप्टर में से पूछ लिए जाते हैं। तो पहला ग्राफ ये है, इसमें क्या है? लीनियर मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। दूसरा है ये ग्राफ, इसमें वेलोसिटी घट रही है, इसमें रिटार्डेशन ऑफ वेलोसिटी है, यानी रिटार्डेशन ऑफ एक्सेलरेशन है। ये टी है, ये वेलोसिटी है। अब ये देखिए, ये टी है, ये वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर इसमें इस तरह का ग्राफ है तो इसमें डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है बॉडी यानी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। इस तरह के कुछ ग्राफ आ जाते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम में फिर पढ़ेंगे और थैंक यू।